बड़ी सहायक नदियों में झेलम को देख लेते हैं। हमने क्या देखा, कश्मीर घाटी के वेरीनाग जल स्रोत से इसका उद्गम है। फिर उत्तर पश्चिम में बहती हुई वुलर झील में प्रवेश करती है। ये पीर पंजाल में गॉर्ज बनाती है, क्योंकि वेरीनाग जो है वो कहां पर है, पीर पंजाल में फुटहिल में बनिहाल दर्रे से के पास है वेरीनाग। तो पीर पंजाल में ये गॉर्ज बनाती है और पाकिस्तान में त्रिमू, झांग जिले के त्रिमू के पास चिनाब में मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का हिस्सा है। गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा यहां प्रमुख है, दोनों मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। ये कृष्णा रिवर हो गया, यहाँ कृष्णा का डेल्टा बना हुआ है, और ये गोदावरी रिवर है, यहाँ गोदावरी रिवर का डेल्टा बना हुआ है, और इनका पूर्वी विस्तार होते जा रहा है। अब यहां एक बात खास तौर पर देखिएगा, जब कोल्लेरू लेक, ठीक है, कोल्लेरू लेक जो पहले तट से ज्यादा करीब हुआ करती थी, लेकिन इन डिपोजिशंस के विस्तार की वजह से ये अब आंध्रा के तट से काफी अंदर की तरफ दिखेगा आपको। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जितना डिपॉजिट गोदावरी और कृष्णा ने यहां जमा किया है, उसकी वजह से इन तटीय क्षेत्रों का, तटों का विस्तार हुआ है, और इन तटों के विस्तार की वजह से कोल्लेरू लेक जो पहले बिल्कुल समुद्र के बराबर किनारे हुआ करता था, समुद्र से सटा हुआ करता था करीब करीब, वो अब तट से काफी अंदर की तरफ हो गया है, तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हो गया है। यह डिपोजिशन का प्रमाण है कृष्णा और गोदावरी यूनिट का। केजी बेसिन आपने सुना होगा, केजी बेसिन खबरों में भी रहता है, ठीक है। इस डेल्टा यूनिट का विस्तार पूर्व की तरफ हुआ है, जिससे कोल्लेरू झील जो पहले अपतटीय लैगून झील थी, अब आंध्र प्रदेश में तट से कुछ किलोमीटर दूर हो गई है, अंदर की तरफ हो गई, ठीक है। गंडक नेपाल सीमा के पास से तिब्बत से निकलती है। नेपाल में त्रिशूली के मिलने के बाद ये नारायणी कहलाती है। पटना के पास ये गंगा नदी में उत्तर से मिलती है। बात करने जा रहे हैं हम कच्छ के रण के बारे में। कच्छ का रण गुजरात के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। यह पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। यह पहले अरब सागर का उथला हिस्सा हुआ करता था। बाद में भूवैज्ञानिक बदलावों के चलते यह भारत के आंतरिक भाग में आ गया। इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में कच्छ की खाड़ी और काठियावाड़ प्रायद्वीप मौजूद है। इसके उत्तरी हिस्से को महान कच्छ, जबकि दक्षिणी हिस्से को लिटिल कच्छ कहते हैं। मानसून के समय जल से भर जाता है और पूरी तरह एक वेटलैंड में बदल जाता है। इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान सीमा से सटा सर क्रीक भी इसी का हिस्सा है। सर क्रीक पर दोनों देशों के बीच सीमाई विवाद चल रहा है। राजस्थान में बहने वाली अंतर्देशीय नदी लूनी और गुजरात के सौराष्ट्र से आने वाली मच्छू नदी कच्छ के रण में ही लुप्त होती है। इस क्षेत्र में वाइल्ड आस सेंचुरी, कच्छ का रण मरीन नेशनल पार्क और कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है। जंगली गधा, ब्लैक बक, चिंकारा और फ्लेमिंगो आदि यहाँ के प्रमुख प्रजातियां हैं। जो महत्वपूर्ण इसकी नदी है सबसे ज्यादा, वो कौन सी है? इसकी महत्वपूर्ण नदी है कॉन्गो, और ये पूरा कॉन्गो का बेसिन है। कॉन्गो रिवर ये है। कॉन्गो रिवर यहाँ के जो पूर्वी हिस्सा है उसके कुछ पठारों से नदियां निकलती हैं, कुछ लेक्स से नदियां निकलती हैं, ये सब मिल के मुख्य कॉन्गो बनाती हैं। और कॉन्गो रिवर का बेसिन बहुत बड़ा है, ठीक है। ये रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसका शेप देख रहे हैं आप कैसे है, ऐसे गोल करके और फिर इस तरह से। तो कॉन्गो रिवर बेसिकली भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये इसकी खासियत है। देखिए, कॉन्गो रिवर बेसिन की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज इसमें आ जाते हैं। देख रहे हैं, बेसिन किसको कहते हैं? भाई एक नदी है, ठीक है, इसकी एक सहायक नदी, ये सहायक नदी, ये सहायक नदी, ये सहायक नदी, फिर इस सहायक नदी में भी कुछ नदियां आके मिली हुई हैं,
अब ये जैसे जैसे फैलते जा रहा है ना, जितनी नदियां इस वाटर सिस्टम में आ रही हैं ये सब पूरा उसके बेसिन का पार्ट हो जाएंगे, इसलिए कॉन्गो का बेसिन बहुत बड़ा है। देखिए कॉन्गो इस तरीके से है। किंशासा जो है इसकी राजधानी डीआरसी की, वो भी कॉन्गो के तट पे है और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती भी है। अब इसके बेसिन में कौन कौन से हिस्से आ जा रहे हैं? कैमरून आ गया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कांगो। अंगोला में ये देखिएगा उत्तरी हिस्से से ही करके अटलांटिक ओशन में गिरती है। डीआरसी तो है ही, ठीक है। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ जाता है, इधर ये जाम्बिया है, ये तंजानिया है। तो ये सारे इसके बेसिन में हो गए। कितने कंट्रीज हो गए ये याद नहीं रखना है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं इसमें। CAR, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, DRC, तंजानिया, जाम्बिया, ये सारे इसके बेसिन में आते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन का अगर एग्जाम्पल कभी आए तो सतपुड़ा उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उत्तर में ये नर्मदा नदी और दक्षिण में तापी घाटी को अलग करती है। तो नर्मदा नदी की घाटी को उत्तर में और दक्षिण में तापी घाटी के बीच में है, अलग करती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, ठीक है। अब जब आप देखेंगे सतपुड़ा रेंज को तो सतपुड़ा रेंज का ही एक्सटेंशन राजपीपला हिल्स मिलता है आपको इस जगह पर। और ये राजपीपला हिल्स पड़ता है कहां? गुजरात। तो राजपीपला हिल्स से लेकर और इधर आपको दिख रहा है एक मैकाल रेंज, ये मैकाल रेंज भी इसी का हिस्सा है, सतपुड़ा का ही। तो इसलिए, और इधर अगर क्रम बैठाएंगे तो राजपीपला हिल्स हो गया, ग्वालीगढ़ हिल्स हो गया, महादेव हिल्स हो गया और मैकाल रेंज, ये सब सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा है। तो अगर क्रम बैठाएंगे तो राजपीपला हिल्स, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल रेंज, यही क्रम बनेगा। या फिर आप अगर बनाएंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ तो मैकाल रेंज, फिर महादेव हिल्स, फिर ग्वालीगढ़ और फिर राजपीपला हिल्स, ये क्रम बनता है, ठीक है। तो यही ये लिखा हुआ है, राजपीपला हिल्स, फिर ग्वालीगढ़ श्रेणी, फिर महादेव हिल्स और फिर मैकाल रेंज, इस क्रम में सतपुड़ा के रेंजेस हैं। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव हिल्स में है, धूपगढ़, ठीक है। महादेव या फिर पंचमढ़ी हिल्स, पंचमढ़ी गए हैं ना आप, तो महादेव या पंचमढ़ी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब यहां पर अगर धूपगढ़ है, ये सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है और ऑब्वियसली महादेव या पंचमढ़ी हिल्स की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अमरकंटक सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो 2 चोटी हमने देख लिया, कौन कौन सा? पहला हमने देखा जो पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, और मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। कर्नाटक की अगर बात करें तो 6 राज्य हैं जो इसकी सीमा बनाते हैं। एक छोटा सा राज्य जो बिल्कुल इसके ऐसे सटा हुआ है, इस राज्य का नाम है गोवा। फिर महाराष्ट्र, ठीक है। फिर ये है तेलंगाना, फिर आंध्रा, इधर तमिलनाडु और ये केरल। तो 6 कौन कौन से हो गए? या तो नीचे से मिला लीजिए या ऊपर से।
महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा महाराष्ट्र, तेलंगाना आंध्र और तमिलनाडु केरल, या फिर केरल तमिलनाडु, आंध्र तेलंगाना, महाराष्ट्र गोवा। ठीक, इसमें कंफ्यूजन सिर्फ आपको होगा गोवा को लेकर। इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख लैंडफॉर्म्स हैं वो भी आपको जानने चाहिए, आप ऐसे पढ़ते भी हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए, ये जो ब्राउन वाला इलाका है ये सब पहाड़ी इलाके हैं यहाँ के, ठीक है, पहाड़ी पठारी इलाके हैं। तो एक तो है कुद्रेमुख, जो आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। फिर बाबा बुदान की पहाड़ियां, सिमोगा हिल्स, बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, यहां शिमोगा हिल्स। बेंगलुरु का पठार, प्लेटू, ठीक है, कोलार प्लेटू, अब यहां लाइन से आप देख सकते हैं कौन कौन से हिल्स हैं, जैसे नल्ला मल्ला हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, जवाड़ी हिल्स, शेवराय हिल्स, पंचमलई हिल्स, ठीक है, सिरुमाली हिल्स, ये सब पूर्वी घाट में महत्वपूर्ण हिल्स हैं। यहां पालनी हिल्स और वरुसनाड हिल्स लिखा हुआ है, ये पश्चिमी घाट में है, ये ध्यान रखिएगा, यहां लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, ठीक। और शेषाचलम हिल्स, ये भी यहां लिखा हुआ है, इसको इधर कर लीजिएगा, शेषाचलम हिल्स यहां पूर्वी घाट में। विधि की सम्यक प्रक्रिया या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब हुआ, जो कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिका में भी संशोधन के जरिए इसको इंसर्ट किया गया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि विधि को बनाने की प्रक्रिया तो ठीक है कि भाई विधि को पारित करने की प्रक्रिया ठीक से अपनाई गई, उसमें कोई लूपहोल नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, उस विधि में तार्किकता भी होनी चाहिए, वो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नेचुरल राइट्स जो मिले हुए हैं इंसान को, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। नेचुरल राइट्स का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि मैं अक्यूज हूं, ठीक है, न्यायालय ने मुझे सजा दी और मेरा पक्ष ही नहीं सुना, तो ये मेरे नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। बिना मेरा पक्ष सुने न्यायालय ने फैसला सुना दिया, तो नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हो गया। नेचुरल राइट्स हमें मिले हुए हैं कि हम अपना पक्ष रखें, ठीक है, हम अपनी बात कहें, और तब अंत में अगर साबित हो, हम अपनी तरफ से सबूत और साक्ष्य पेश करें, हमारा वकील हमारी तरफ से केस लड़े और तब जाकर फैसला हो। ऐसा नहीं कि भाई इनको पकड़ के ले आया गया, इधर अदालत में कहा गया कि इन्होंने ये किया है, उसने लिखा हाँ 10 साल के लिए अंदर डालो, ये नैसर्गिक न्याय के खिलाफ हो गया। दूसरा, तर्कपूर्ण हो, तार्किक हो। 19(1) में जैसे रीजनेबल 19(1) के लिए जैसे 19(2) से 6 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, वो क्या है? तर्कपूर्ण है, रीजनेबल है, युक्ति युक्त प्रतिबंध है, युक्ति युक्त निर्बंधन है। बात समझ आ रही है? जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल देखा था ना कि अगर आपको कहा जाए कि भाई इस देश में कार से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए संसद ने एक विधि बना दिया कि आज से लेकर अगले 5 साल तक दिल्ली में कोई कार नहीं चलाएगा। अब ये विधि तो संसद बना दी, आपके अधिकार भी ले लिए, लेकिन क्या ये विधि तर्कपूर्ण है? क्या ये रेस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है रीजनेबल है? किस आधार पर लगाया गया कि 2023 में क्योंकि
आंकड़ा पेश हुआ है कि भाई 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मर गए कार से। इसलिए संसद ने एक विधि पारित किया कि अगले 5 साल के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर या किन्हीं जगहों पर, 2 4 5 जगहों पर कोई भी कार नहीं चलाएगा। अगर कार चलाता हुआ पाया गया तो 5 साल की सजा हो जाएगी। विधि तो संसद ऐसा भी बना सकती है। पास भी कराई गई है प्रक्रिया के अनुसार से, दोनों सदनों से पास हुआ है, राष्ट्रपति का साइन हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन यह विधि रीजनेबल नहीं है, तार्किक नहीं है, ये प्रतिबंध तार्किक नहीं है। अधिकार जो सीमित किए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, ये युक्तियुक्त नहीं है, तार्किक नहीं है। तो दोनों में अंतर यही है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यह जज नहीं किया जाता, इसका परीक्षण नहीं किया जाता कि विधि के भीतर क्या है, विधि का कंटेंट क्या है, उस कंटेंट में तार्किकता है कि नहीं। जबकि विधि की सम्यक प्रक्रिया में, ड्यू प्रोसेस में, यथोचित विधि प्रक्रिया में उचित है कि नहीं, यह भी चेक किया जाता है, उसका भी परीक्षण किया जाता है कि प्रक्रिया तो ठीक है, अपने आप में आपने ठीक से निकाल लिया है, पारित करा लिया है, लेकिन उस विधि की तार्किकता है कि नहीं, कि कुछ भी प्रतिबंध लगा दिए, मनमाना रवैया नहीं अपना सकते, नैसर्गिक न्याय के अनुकूल विधि हो, इस बात का परीक्षण किया जाता है। राज्य कोई मनमाना इंपोज ना कर रहा हो क्लॉज, इस बात का परीक्षण किया जाता है। और अगर ऐसा पाया जाता है कि राज्य मनमाना कर रहा है तो उसको क्या करते हैं, शून्य घोषित कर देते हैं। ये दोनों का बेसिक अंतर है। अब हमको समझना है कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद का बेसिक अर्थ क्या हुआ, जिसके केंद्र में संविधान है, ठीक है, संविधान के इर्द गिर्द ही शासन चलेगा, और संविधान जहां ताकतवर होगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि सरकार के पास शक्तियां सीमित होंगी। सरकार आर्बिट्रेरली, मनमानी तरीके से शासन नहीं चला सकती, ठीक है। संविधान के ताकतवर होने का मतलब, या संविधान के हिसाब से शासन चलने का मतलब क्या हुआ कि सरकार के पास सीमित शक्तियां होंगी, क्योंकि सरकार का मतलब हो गया कार्यपालिका, और वो शासन का एक अंग मात्र हो गया। तो सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं हो सकती हैं। जब सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि सरकार की शक्तियां सीमित करनी होंगी, और सरकार की शक्तियां अगर सीमित करनी होंगी तो उसके लिए कुछ टूल्स होंगे। ठीक है, वो टूल्स क्या क्या हैं जिससे सरकार की शक्तियां सीमित होंगी। तो संविधानवाद का मतलब ये समझिए कि जब हम कहेंगे कि शासन संविधान के हिसाब से चलेगा, इसका मतलब है कि सरकार के पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, असीमित शक्तियां नहीं है, मनमाने तरीके से शासन चलाने की शक्ति नहीं है, उसको संविधान के हिसाब से शासन चलाना पड़ेगा। और जब सरकार को असीमित शक्तियां नहीं है, इसका मतलब उस पर कुछ सीमाएं आरोपित करनी पड़ेंगी, और वो सीमाएं कौन आरोपित करेगा, सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून। किसके जरिए होगा, ये संविधान के जरिए। तो संविधानवाद का कॉन्सेप्ट यही है कि सरकार के पास शक्तियां जो होंगी वो उस पर सीमाओं का आरोपण होगा, सीमित शक्तियां होंगी, असीमित शक्तियां नहीं होंगी। पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार केस गया है, उस पर निर्णय भी आया है कि मुआवजा का मतलब फुल कंपनसेशन हुआ, इसका मतलब रीजनेबल कंपनसेशन हुआ, तार्किक तरीके से मुआवजा हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10 लाख का, आज मान लीजिए कोई जमीन है अगर, तो उसके लिए हम 1 लाख रुपया दे दिए, बोले कि मुआवजा हो गया, ठीक है। तो इस पर गया कोर्ट में केस। तो उस समय 1951 में जो स्थितियां थी, कृषि सुधार और भूमि सुधार से जुड़े हुए कानून ले आने थे, और उन कानूनों को आर्टिकल 13(2) आप जानते हैं, जिसमें न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जिससे अदालत ने न्यायिक समीक्षा की ताकत ली है, जुडिशियल रिव्यू की ताकत ली है। बेसिकली इन कानूनों को जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर ले जाना था। तो कृषि सुधार और भूमि सुधार से जुड़ी हुई जो विधियां होंगी वो आर्टिकल 14 और 19 के आधार पर कोर्ट में चैलेंज
नहीं होंगी। इसी तरीके से 31 ख, जिसके तहत कहा गया कि नवी अनुसूची में, ठीक है, शामिल जो विधियां हैं, जो कानून नवी अनुसूची में 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, 9th शेड्यूल में शामिल विधियां इस आधार पर चैलेंज नहीं की जाएंगी कि वो भाग 3 के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, यानी किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। और ये दोनों कब जोड़ा गया? नेहरू जी की सरकार में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। दोनों का पर्पस आपको दिख रहा है कि जुडिशियल रिव्यू से बचाना, कोर्ट में चैलेंज ना हो पाए, कोर्ट उसका रिव्यू ना कर पाए, इसके लिए ये दोनों प्रोविजन किए गए, क्योंकि सरकार को बड़े स्तर पर भूमि सुधार से जुड़े कार्यक्रम चलाने थे, मध्यस्थों को खत्म करना था, जमींदारी का उन्मूलन करना था, और इसके लिए उन कानूनों को लेकर आना था जो जमींदारी उन्मूलन के पक्ष में हों। तो 1951 में 31 क और 31 ख को 31(1)(2) में अपवाद के तौर पर जोड़ा गया। मजेदार बात क्या है कि अब 31(1)(2) चले गए हैं, लेकिन क ख ग हैं, यानी अपवाद अभी हैं, कानून चला गया जिसका अपवाद है ये। तो 31 क समझ गए आप, कृषि सुधार या भूमि सुधार से जुड़ी जो विधियां हैं उनको अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कोर्ट में। और दूसरा, नवी अनुसूची में शामिल जो विधियां हैं, नवी अनुसूची भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही बनाया गया, क्योंकि आपको पता है मूल जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। तो नवी अनुसूची को स्टैब्लिश ही किया गया था पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए, और नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया अगर किसी एक्ट को, विधि को, तो फिर उन विधियों को भाग 3 के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी और उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। एक 102वां संविधान संशोधन 2018 क्या किया गया भाई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास संवैधानिक दर्जा है या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास संवैधानिक दर्जा है। तो 102वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और कहां दे दिया जाएगा भाई? 338 में ऑलरेडी क्या है? अनुसूचित जाति आयोग। 338 क में अनुसूचित जनजाति आयोग, ये तो ऑलरेडी है। तो 338 ख के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आ गया, यानी संवैधानिक दर्जा हो गया। किस आर्टिकल के तहत? 338 ख के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा हासिल कर लिया इसने, ठीक है। देखिए 338 बी, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा। उन्नीस 1992 का इंदिरा साहनी केस, इसको इसी तरीके से याद रखना है आपको। सीधे इंदिरा साहनी केस याद रखने में याद रखना पड़ता है, लेकिन ये याद रखने में कि 1990 में इंप्लीमेंट हुआ ओबीसी का आरक्षण, तो चैलेंज कब होगा? 1992 में इंदिरा साहनी केस में। इंदिरा साहनी केस बहुत ज्यादा बड़ा जजमेंट था और इंदिरा साहनी केस को ही हम लोग मंडल मामला भी बोलते हैं, मंडल केस, ठीक है, क्योंकि मंडल आयोग को लेकर ही ये केस था, तो मंडल का मामला भी बोलते हैं और इंदिरा साहनी केस भी बोलते हैं। इंदिरा साहनी केस में बहुत सारी चीजों पर बातचीत हुई। उसी में जजमेंट का एक पॉइंट था कि क्या प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए या फिर नहीं।
देखिए, अभी तक इंदिरा साहनी केस तक सुप्रीम कोर्ट का मत था कि प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, यानी इंदिरा साहनी के पहले तक या इंदिरा साहनी तक प्रमोशन में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट सही मानता था कि केवल नियुक्ति में नहीं बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का मत बदला और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, नियुक्ति में आरक्षण दे दीजिए। जब एक व्यक्ति नियुक्त हो गया, मान लीजिए कोई आईएएस बन गया, ठीक है, एक रिजर्वेशन के साथ एक बिना रिजर्वेशन के। अब जब दोनों ही आईएएस बन गए तो अब इसको पुश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसको सामाजिक सम्मान भी मिल गया, अब आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई, तो अब अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है कि ये बराबर रहे, ये तो ऐसे भी बराबर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अवसर की जो समता है उसके तहत रहते हुए सकारात्मक तरीके से जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी गई नियुक्ति के समय। अब उसमें जीवन भर उसको चलाने की जरूरत नहीं है, यानी प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत इंदिरा साहनी केस ने कहा कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही इंदिरा साहनी केस में यह आया कि प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत नहीं है, वैसे ही इस पर मत बंट गए। ठीक, दूसरी बात क्या कही कि 16(4) और 335 को मिलाकर पढ़ना चाहिए, इसलिए भी प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो 335 भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। 335 कह रहा है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, ध्यान से देखिए, संघ या किसी राज्य के, यानी संघ और राज्य दोनों के बारे में है, के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां जब आप करें तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो भी आप प्रोविजन करें केंद्र के स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर, किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति, एससी और एसटीज के लिए। ठीक है, प्रोविजंस ऐसे कीजिए जिससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षता है, प्रशासन की दक्षता को बनाए रखा जाए, उसको कोई नुकसान ना हो। तो यह एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कही गई इंदिरा साहनी केस में कि प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए कोई भी प्रावधान कीजिए। ठीक है, दूसरी बात, जब ये हो गया तो 77वां संविधान संशोधन हुआ 1995 में और 16(4)A जोड़ दिया गया। यहां एक एक्सप्रेशन खत्म होगा और वो एक्सप्रेशन खत्म होगा बंगाल का गवर्नर जनरल। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक एक्सप्रेशन आया कि बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी तरीके से एक नया एक्सप्रेशन आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा और वो बना बेंटिक। बात 1833 की हो रही है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया? वहां क्या किया गया था? बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे। इससे क्या किया गया था, क्यों किया गया था? इसीलिए किया गया था ना कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को इसमें डाल दें, इसके अधीन कर दें, थोड़ी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, एक केंद्रीय ढांचा बने। तो क्या बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा? इससे क्या मैसेज जाएगा? इससे मैसेज जाएगा कि सुप्रीम पावर
अब भारत का गवर्नर जनरल है, क्योंकि वो भारत का गवर्नर जनरल है, सारे टेरिटरी का बॉस है, सबसे ऊपर। सबसे पहले आपको जानना चाहिए यूक्रेन के बारे में, क्योंकि यूक्रेन इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, यूक्रेन के बॉर्डर्स के बारे में बताएं अगर, तो रशिया सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है इसके साथ। रशिया के बाद बेलारूस, बेलारूस के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद दो छोटे कंट्रीज स्लोवाकिया और हंगरी, और रोमानिया, मोल्डोवा। तो कितने कंट्रीज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्रीज से यूक्रेन अपना बॉर्डर बनाता है। रशिया का सबसे बड़ा बॉर्डर, फिर बेलारूस, फिर पोलैंड, दो छोटे कंट्रीज स्लोवाकिया और हंगरी, फिर रोमानिया और मोल्दोवा। और इसके साउथ में वाटर बॉडीज जो हैं वो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव हैं। देखिए, सवाल है कि यह देश भूखमरी, सूखा, आतंकी हमलों और गृह युद्धों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है। इसके उत्तरी हिस्से में सहारा के प्रभाव में मरुस्थलीय क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी हिस्से में समुद्री प्रभाव से कुछ वनस्पतियों का विस्तार है। भूमध्य रेखा इसके दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, जबकि इसके उत्तरी तट पर अदन की खाड़ी का विस्तार है। यह देश है। ये सब जो सवाल होते हैं ना, ये आपके दिमाग को झकझोरने के लिए होते हैं कि आपके दिमाग को मतलब कैसे स्मार्ट तरीके से इस सवाल का जवाब आप निकाल सकते हैं, ये आपको देखना होता है। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें, की पॉइंट्स जो हैं, पहला की पॉइंट्स तो आप देखिए कि इसके उत्तरी तट पर अदन की खाड़ी का विस्तार है। ठीक है, भूमध्य रेखा इसके दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। अगर अभी बहुत जलवायु वगैरह पर न भी जाएं तो देखिए, अदन की खाड़ी का विस्तार है, इसका मतलब इसमें एक लैंडलॉक्ड कंट्री दिख रहा है, इथोपिया, जो कि बाहर हो गया। इथोपिया तो नहीं हो सकता। जिबूती की पोजीशन यह है कि जिबूती के पूर्व में अदन की खाड़ी है, लेकिन इससे भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती। इसके लिए आपको वो क्लास याद करनी पड़ेगी जिसमें मैंने बताया था कि अफ्रीका के किन किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और ऐसे कितने देश हैं। तो जिबूती से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, इसलिए यह भी गायब। फिर है केनिया, केनिया से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, जबकि केनिया के उत्तरी हिस्से से गुजरती है। और दूसरी बात कि अदन की खाड़ी के साथ केनिया का कोई नाता रिश्ता नहीं है। अब अगर इन दो पॉइंट्स को ही आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर देख लेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, सोमालिया बचता है। ठीक है, फिर आपको यह नहीं करने की जरूरत पड़ेगी कि उत्तर हिस्से में सहारा का प्रभाव, मरुस्थलीय क्षेत्र है, दक्षिणी हिस्से में इसके कुछ वनस्पतियों का विस्तार है। पहला पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यह देश भूखमरी, सूखा, आतंकी हमलों और गृह युद्धों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है। दरअसल ये सारे ही देश, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, केनिया, ये सारे कौन से हैं? ये वही हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले कंट्रीज। इन सारे देशों में भूख की समस्या है, आतंकवादी समस्या है, गृह युद्ध जैसी समस्या है, ये सारी समस्याएं इन सारे देशों में है। तो पहला पॉइंट तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन आपको जो निकालना है वो गल्फ की ऑफ अदन, अदन की खाड़ी और भूमध्य रेखा, इसके जरिए आप आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो इसके उत्तर में गल्फ ऑफ अदन है, जिबूती के पूर्व में है गल्फ ऑफ अदन, और जिबूती भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरती। केनिया को लेकर अगर देखें तो उत्तरी केनिया से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, इसके दक्षिणी हिस्से से नहीं गुजरती, जबकि सवाल कह रहा है कि दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। और इथोपिया का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये अदन की खाड़ी, ये तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो अदन की खाड़ी से कोई मतलब नहीं है, और केनिया का भी अदन की खाड़ी से कोई मतलब नहीं है, तो सोमालिया बचेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सोमालिया। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को पिछले दिनों डीआर कांगो में शांति स्थापना के लिए वार्ता स्थापित करने में सफलता हाथ लगी है।
यह शांति वार्ता कब होने वाली है? 21 नवंबर को होने वाली है, अभी हुई नहीं है। देश के पूर्वी हिस्से में यहाँ के रेबल ग्रुप M23 और सशस्त्र बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। किसकी बात हो रही है? DRC की बात हो रही है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। इसके बॉर्डर्स क्या क्या हैं? इसके बॉर्डर्स साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कॉन्गो, रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है, अंगोला, यहां आपको जो हिस्सा दिख रहा है ये भी अंगोला का ही हिस्सा है, ठीक है, तो ये अंगोला हो गया। जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। मैं हमेशा आपको कहता हूं, अगर आपने पीछे के एपिसोड्स देखे होंगे, कि जब भी युगांडा DRC के जब बॉर्डर की बात करें, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, इन तीनों को लाइन से याद रखिए, ठीक है। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी को याद रखिएगा तो क्या होगा, इसके आसपास इन दोनों के बॉर्डर्स के बीच में ना, सारे कंट्रीज के बीच में बहुत सारे लेक हैं जिनको आपको याद रखना होता है। तो क्या हो गया? साउथ सुडान, CAR, रिपब्लिक कॉन्गो, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, ये सारी बाउंड्रीज हैं इसके, ठीक है। और आप यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो छोटा सा हिस्सा है ये अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है। हमने जब इराक देखा था तो हमने क्या देखा था कि इराक का ऐसा ही छोटा सा हिस्सा फारस की खाड़ी से लगा हुआ था, वैसे ही DRC का एक छोटा सा हिस्सा अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है, कुछ किलोमीटर का रेंज है। यहां पूर्व में अगर देखेंगे तो बहुत सारे लेक भी दिखेंगे और माउंटेन्स भी दिखेंगे। अब लेक अगर देखेंगे आप तो यहां 5 महत्वपूर्ण लेक DRC के बॉर्डर से लगे हुए हैं। लेक एल्बर्ट, ये वाला, ठीक है, लेक एडवर्ड। तो एल्बर्ट और एडवर्ड ये दोनों युगांडा के साथ DRC के बॉर्डर पर हैं, युगांडा और DRC के बॉर्डर पर है, ठीक है, एल्बर्ट और एडवर्ड, एल्बर्ट, एडवर्ड, ठीक है। फिर रवांडा और बुरुंडी के साथ एक एक लेक लगे हुए हैं। तो बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला जो देश है ब्रू का, उसके साथ है कीवू, ठीक है, कीवू, लेक कीवू रवांडा और DRC के बीच में बॉर्डर पर है। और एक महत्वपूर्ण लेक है लेक तंजानिका। तंजानिका जो लेक है वो बुरुंडी, DRC, तंजानिया और जाम्बिया, इन चारों से लगा हुआ है। किससे किससे लगा हुआ है? बुरुंडी और DRC के बीच तो आपको साफ साफ दिख रहा है। फिर जैसे बुरुंडी और DRC के बीच है, वैसे ही तंजानिया और DRC के बीच में भी बहुत स्पष्ट तरीके से है। जैसे हमने यहां देखा, युगांडा और DRC के बीच में एल्बर्ट है, युगांडा और DRC के बीच में ही एडवर्ड है, फिर रवांडा और DRC के बीच में कीवू है, बुरुंडी और DRC के बीच में कौन सा है? तंजानिका, और यही तंजानिका तंजानिया और DRC के बीच में भी है और जाम्बिया तक चला जाता है, ठीक है। तो इन चारों देशों का नाम इसमें आता है। फ्रांस, तो ये गलत हो गया, क्या होगा? यूक्रेन होगा। दूसरा है लाचीन कॉरिडोर, जो कि दे रहा है यूक्रेन। देखिए लाचीन कॉरिडोर कहां है? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, नागोर्नो काराबाख, ठीक है। नागोर्नो काराबाख ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है यही डिस्प्यूटेड एरिया है नागोर्नो काराबाख का। किसके किसके बीच में है? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, ठीक है। इसके बारे में भी हमने पहले बातचीत की है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये डिस्प्यूटेड एरिया जो नागोर्नो काराबाख है, इसी में लाचीन कॉरिडोर है। देखिए इस मैप पर समझिए, लाचीन कॉरिडोर जो है वो इसी, ये वाला एरिया जो है वो लाचीन कॉरिडोर का पार्ट है। अब समस्या ये है कि लाचीन कॉरिडोर पर अजरबैजान के एक्टिविस्ट्स ने
कब्जा जमा रखा है दिसंबर से ही, ठीक है। और लाचीन कॉरिडोर से होकर जो रास्ता जा रहा है वही अर्मेनिया और काराबाख के बीच एकमात्र कनेक्शन का रूट है। उस पर कब्जा किसका है? अजरबैजान के एक्टिविस्ट्स का है, ठीक है। तो अर्मेनिया को काराबाख तक सप्लाई करने के लिए, जाने के लिए एकमात्र रूट है जिस पर इस समय दिसंबर से ही नियंत्रण अजरबैजान के एक्टिविस्ट्स का है। अब यहां एक दिख रहा है न्यू रूट, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो काराबाख के लोगों के पास साजो सामान पहुंचने का संकट खड़ा हो गया है और ये डिस्प्यूटेड एरिया में लाचीन कॉरिडोर जो है ये फेमस हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन में दे रहा है यूक्रेन, तो क्या होगा? ये भी गलत होगा। फिर है कोबाने, सीरिया। कोबाने में आंतरिक सुरक्षा को लेकर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच तनातनी चलते रहती है। एक इलाका ये भी आपको जानना चाहिए, नागोर्नो काराबाख, जो कि हमेशा आपने सुना होगा और खबरों में रहता है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल मैंने पिछले एपिसोड में आपसे पूछा था, खबरों में रहने वाले निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। खेरसन, सुवाकी गैप, जिम्नी आइलैंड या फिर सरपेंट आइलैंड और कैलिनिनग्राद। उपर्युक्त में से कितने स्थानों का संबंध है यूरोप से? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार, ठीक है। सबसे पहले देखिए खेरसन, ठीक है। खेरसन इस बीच बहुत चर्चा में रहा है। मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको विस्तार से पढ़ाया है नीपर नदी के बारे में और यह भी बताया है कि यूक्रेन को लगभग दो हिस्सों में नीपर नदी बांटती है। नीपर के ही तट पर है यूक्रेन की राजधानी कीव, ठीक। और नीपर के ही तट पे खेरसन एक जगह है, ठीक है। खेरसन ब्लैक सी की तरफ एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। आपको यह ध्यान पर तो होगा, ये सी ऑफ अजोव है और ये ब्लैक सी है। तो खेरसन ब्लैक सी वाले एरिया में, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है ना कि ये अजोव की तरफ है या फिर ब्लैक सी की तरफ है, तो ब्लैक सी की तरफ खेरसन एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। और यहां शिप इंडस्ट्री यहां बहुत फलता फूलता सा है। अब इस पर कब्जा हो गया है रशिया का। एक और जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में जानिए, इजियम, जो कि आपने अभी हाल में सुना होगा कि इजियम पर इतने दिनों के बाद यूक्रेन ने फिर से कब्जा कर लिया है, तो इसलिए इजियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इजियम का नाम आते के साथ कहां के नजदीक है? खार्किव। तो खार्किव, इजियम, डोनबास क्षेत्र, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रहने चाहिए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच दोनों देशों की तरफ से परमाणु संयंत्रों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर दुर्घटना को टालने के लिए अब संयुक्त राष्ट्र के परमाणु एजेंसी को हस्तक्षेप करना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कहा, ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हमलों को तत्काल रोकने की उन्होंने अपील की। ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र फिलहाल रूस के कब्जे में है और हमको यूक्रेन हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। अगला सवाल मैंने पिछले एपिसोड में आपसे पूछा था, खबरों में रहने वाले निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। खेरसन, सुवाकी गैप, जिम्नी आइलैंड या फिर सरपेंट आइलैंड और कैलिनिनग्राद। उपर्युक्त में से कितने स्थानों का संबंध है यूरोप से? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार, ठीक है। सबसे पहले देखिए खेरसन, ठीक है। खेरसन इस बीच बहुत चर्चा में रहा है। मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको विस्तार से पढ़ाया है नीपर नदी के बारे में और यह भी बताया है कि यूक्रेन को लगभग दो हिस्सों में नीपर नदी बांटती है। नीपर के ही तट पर है यूक्रेन की राजधानी कीव, ठीक। और नीपर के ही तट पे खेरसन एक जगह है, ठीक है। खेरसन ब्लैक सी की तरफ एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। आपको यह ध्यान पर तो होगा, ये सी ऑफ अजोव है और ये ब्लैक सी है। तो खेरसन ब्लैक सी वाले एरिया में, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है ना कि ये अजोव की तरफ है या फिर ब्लैक सी की तरफ है, तो ब्लैक सी की तरफ
खेरसन एक पोर्ट सिटी है, ठीक है, और यहाँ शिप इंडस्ट्री यहाँ बहुत फलता फूलता सा है। अब इस पर कब्जा हो गया है रशिया का। एक और जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में जानिए, इजियम, जो कि आपने अभी हाल में सुना होगा कि इजियम पर इतने दिनों के बाद यूक्रेन ने फिर से कब्जा कर लिया है, तो इसलिए इजियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इजियम का नाम आते के साथ कहाँ के नजदीक है? खार्किव। तो खार्किव, इजियम, डोनबास क्षेत्र, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको। पिछले दिनों म्यांमार के काचिन प्रदेश में सैन्य कार्रवाई के चलते लगभग 80 लोगों की मौत हुई। काचिन प्रदेश म्यांमार के उत्तरी भाग में है, जो चीन से सटा हुआ है। सेना ने यह कार्रवाई काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी नाम के एक रेबेल ग्रुप के खिलाफ की थी, जिसमें कुछ आम नागरिकों की मौत भी हुई है। तो म्यांमार पहुंच जाते हैं। म्यांमार में काचिन स्टेट, ये देखिए, और ये खबर किसकी है? द हिंदू की। तो इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इससे भी खबर बन सकता है। फिर इथोपिया वाली खबर है कि टिग्रे फोर्सेस इन इथोपिया से 65% ऑफ फाइटर्स हैव लेफ्ट फ्रंट लाइन, मतलब 65% करीब करीब सेना जो है वो पीछे हट चुकी है, ठीक है। और टिग्रे की स्थिति क्या है? ये इथोपिया का मैप है, और इथोपिया में नॉर्थ में टिग्रे है, जहां हमेशा हलचल मची रहती थी। अम्हारा, अफार, ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और हमने ये भी देखा था कि सोमाली है, जो कि सोमालिया नहीं है बल्कि इथोपिया का ही एक प्रांत है। सूडान में स्थिति गंभीर है। यहां पिछले कुछ दिनों से भीषण जंग चल रही है, जिसमें अब 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहां 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी पुष्टि हो चुकी है, यूएन ने किया है। खार्तूम में आर्मी जनरल और एक पैरा मिलिट्री फोर्स के टॉप कमांडर के बीच संघर्ष चल रहा है, मतलब सूडान की आर्मी के बीच और वहां एक पैरा मिलिट्री फोर्स है उसके बीच। दोस्तों, इन दिनों सूडान में सैन्य बलों के बीच चल रहे रिसेंट क्लैश के बारे में आपने जरूर सुना होगा। यहाँ हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारत सहित दूसरे देशों को अपने लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ रहा है। भारत ने इसके लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, जिसके तहत यहाँ फंसे भारतीयों को लाल सागर के किनारे के पोर्ट सूडान से निकालने का काम किया जा रहा है। सूडान में ये क्लैश इसलिए इतने खतरनाक हो चुके हैं क्योंकि दोनों तरफ सैन्य बल आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी अब इसमें बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक तरफ आर्म्ड फोर्सेस का मुखिया जनरल अब्देल फताह अल बुरहान है, जबकि दूसरी तरफ का मोर्चा रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर जनरल मोहम्मद हमदान दागुलो ने संभाला है। ऑफिशियली माना जाए तो आरएसएफ एक तरह से अब एक मिलिशिया गुट की तरह लड़ रहा है। यहाँ कुछ दिनों पहले आरएसएफ के जवानों को देश के अलग अलग हिस्से में तैनात कर दिया गया था। आरएसएफ का आरोप है कि ऐसा करके सेना उन्हें कमजोर करना चाहती है। दोस्तों, आरएसएफ का गठन 2013 में हुआ था और इसका ओरिजिन यहाँ के जंजावीड मिलिशिया गुट से माना जाता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।